साथियों, बिहार से बाहर रहने वाले भी बहुत लोग हैं जो अभी आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी बातों को रखना चाहते हैं। मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं कि अपने आसपास के लोगों से, बिहार के लोगों से मिलकर और जुड़कर बात करूं, लेकिन मैंने आज एक नई मुहिम और एक नया योजना शुरू करा है कि बिहार से बाहर रहने वाले भी बिहार से जुड़े हुए सामाजिक लोगों से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे बात करूं और उनके विचारों को बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपके सामने रखूं। उसी में से आज मैं बात आप सबसे पहले शुरुआत करने जा रहा हूं श्री राजीव राय जी से बात करने की, जो एक एमएनसी में मल्टीनेशनल कंपनी दिल्ली में कार्यरत है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप जो बिहार से जुड़े हुए हैं, आप जिस संस्था से हमारी गांव हमारी योजना से, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, हमारा गांव हमारी योजना एक सोच है हम सभी युवाओं की, जो कि बिहार से बाहर रहते हुए हम ये चाहते थे कि हम अपने गांव के लिए भी कुछ करें। तो हम कुछ युवा साथी जो यहाँ जॉब करते हैं, अच्छे पोजीशंस पे हैं आज के टाइम में, तो हमने बैठ के सोचा तो कि हम गांव के लिए कर क्या सकते हैं। तो बहुत सारा चीज है, प्रॉब्लम्स है गांव में, बट हमने ये सोचा कि हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं जो हम अपने गांव के अपने भाई बंधु को, अपने दोस्तों को कुछ हेल्प कर पाए। तो इसी संदर्भ में हमने इस संगठन का गठन किया, हमारा गांव हमारी योजना। ये गांव के बेहतरी के लिए है, बहुत सारे काम है, बट मेन काम, बहुत सारा काम हम एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए हमने मेन काम ये देखा कि गांव में जो युवा प्लान करता है नॉलेज के बिना, तो उसके पास नॉलेज नहीं होता, मैट्रिक इंटर पास करके, और वो ये सोचता है कि पढ़ाई में बहुत खर्च लगने वाला है, और फिर वो छोटे मोटे रोजगार में लग जाता है या बाहर जाके कोई छोटा मोटा काम करने लग जाता है, क्योंकि वो एजुकेशन नहीं ले पाता। उसी संदर्भ में हमने इसको खड़ा किया और पिछले 5 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। जो भी +2 और मैट्रिक पास करने वाले हमारे गांव के भाई बहन होते हैं, छोटे साथी होते हैं, उनको हम एक गाइड करते हैं कि कैसे आप अपनी आगे पढ़ाई कर सकते हो, चाहे आपके पास घर में पूंजी की कमी, क्योंकि हम सभी किसान परिवार से आते हैं। तो हमने वो सारे फेस किए हैं कि पूंजी के अभाव में क्या दिक्कत आती है। तो उसके लिए हमारे पास जो भी एक्सपीरियंस है उसे हम अपने युवा साथियों के साथ शेयर करते हैं। तो ये है मेन मोटिव हमारा। बाकी तो अभी बहुत कुछ प्लान है हमारा इसमें, बट हम धीरे धीरे इसमें और भी काम करेंगे जो गांव की समस्याएं हैं उसके ऊपर। आप एक एमएनसीज में काम करते हैं और आप जो है मिट्टी, अपने गांव की मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं संस्था, सोशल संस्था के द्वारा। तो क्योंकि आप अभी हमारे 3 महीने बाद ही हमारे बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और क्योंकि हम आपसे मिलकर आपकी राय को नहीं ले सकते, तो हमने सोचा कि डिजिटली जो है आपका राय, खास करके बिहार के पॉलिटिक्स में इस टाइम एक चेहरा और एक नाम और एक दल नया जुटा है, जो बाकी समय के विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बना रहा है। आप एक वेल एजुकेटेड पर्सन हैं और सोशली और डिजिटली साउंड हैं, और आप हर चीजों से अवेयर हैं। तो मैं आपको आगामी विधानसभा चुनाव में स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा एक दल जन सुराज और एक नेता प्रशांत किशोर जी के कुछ ट्रेट्स के बारे में, जिस पर मैं चाहूंगा पहले आप अपने शब्दों में उनके बारे में बताइए, और क्या कभी आपका उनसे पर्सनल मीटअप भी हुआ है, और अगर आप पर्सनली आपने उनसे इंटरेक्ट किया है तो आपको उनका जो बिहेवियर है, जो कैमरे में दिखता है, एक आम बिहारी महसूस करता है। क्या आपने पर्सनली मिलते हुए भी उनसे किस तरीके से इंटरेक्शन किया, आप थोड़ा समझाइए। जी, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। ऐसे तो हम बिहार से जुड़े हुए हैं और किसान समाज से हैं, तो बिहार से जुड़ाव तो अब उतना है ही, हम घर वही है तो हम दूसरा जाएंगे कहाँ। तो सबसे पहले तो हमारे बिहार में बेहतरी के लिए एक कोई नया विकल्प आया है, सबसे पहले तो वो विकल्प के लिए स्वागत है कि ठीक है कोई नया प्रयास कर रहा है। लेकिन दिक्कत इसमें ये है कि नया प्रयास करने वाला व्यक्ति या संस्था क्या ईमानदारी से, समर्पण भाव से वो प्रयास कर रहा है बिहार के व्यक्ति के लिए, या उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ सिद्धि है, ये हमें जानना चाहिए, ताकि बिहार के युवा और बिहार के लोग वापस से ठगे ना जाए। तो जैसा कि आपने कहा कि प्रशांत किशोर किस टाइप के हैं, प्रशांत किशोर से 1-2 बार मिलना मेरा भी हुआ है। जब उन्होंने स्टार्ट किया था बेतिया में, जब वो आए थे, तो उस समय हम लॉकडाउन में घर पे ही थे, तो मैं और मेरे कुछ साथी उनसे मिले भी।
तो पर्सनली तो मिलके 1 घंटे और 2 घंटे के आवर्स में किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व पर इतना जल्दी नहीं पता चलता, क्योंकि सामने से उतना जल्दी 2 घंटे में आप किसी को जज नहीं कर सकते कि आप व्यक्ति कैसा है, क्या सोच रहा है। बट अगर आप ओवरऑल देखें, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो प्रशांत किशोर की देश में भी छवि है। प्रशांत किशोर ने पूरे देश में काम किया है, अभी बिहार में काम कर रहे हैं। मुझे ये लगता है पर्सनली कि प्रशांत किशोर आइडियोलॉजी लेस आदमी, जिनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, एक मोटिव है, कुछ अपना एम्बिशन है, उस एम्बिशन को वो पूरा करने में लगे। वो डिफरेंट पार्टियों में गए, डिफरेंट पार्टियों में पोजीशन के लिए ट्राई किया उन्होंने। मैं सुनता हूँ बहुत सारे न्यूज पे वो कहते हैं, मैं सुनता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ थोड़ा बहुत एज ए युवा। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं चाहता तो इस पार्टी में वो बन जाता, मैं चाहता तो इस पार्टी में ये बन जाता, मुझे कोई सांसद क्यों नहीं बना देता, मुझे कोई विधायक क्यों नहीं बना देता। ठीक है, और मैंने नहीं लिया और मैं आया हूँ बिहार की बेहतरी के लिए। बट मुझे लगता है कि वो उनके एक स्ट्रेटजी का पार्ट, जो अभी वो बिहार में एक स्ट्रेटजी चला रहे हैं, उसी स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी बनाते वो रणनीतिकार हैं, तो वो कहते भी हैं मैं रणनीतिकार हूँ। तो मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। मैं ये देखता हूँ कि वो एक ऐसे रणनीतिकार हैं जो, अगर मैं एक आपको उदाहरण देकर समझाऊं तो कोई एक ऋषि थे जिनके यहाँ बाघ और बकरी दोनों ही एक साथ पानी पीता था। या तो वो एक इस ऋषि की तरह है, या ये बहुत ही धूर्त आदमी, जो कि मान लीजिए दो विपरीत विचारधारा, एक वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की विचारधारा और कहीं पे बीजेपी की विचारधारा, कहीं पे आपको कांग्रेस की और कहीं आम आदमी की पार्टी थी। सारे की विचारधारा बिल्कुल ही विपरीत है। अगर आप स्टडी करें तो एक ही व्यक्ति कैसे कन्विंस्ड हो सकता है मल्टीपल विचारधारा के लोगों के साथ काम करने और स्ट्रेटजी बना के जिताने के लिए। कहीं ना कहीं जनता के साथ आपने अगर स्ट्रेटजी बनाई है, आप ये दावा करते हो कि ममता बनर्जी मेरी स्ट्रेटजी के थ्रू जीती है, तो बंगाल में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं आज के समय में, जो लोगों के पास अत्याचार होता है, जो राष्ट्र के बारे में सोचने वाले लोग हैं, और जो दशा है बंगाल का इस समय किसी से छुपा नहीं, तो आपने एक वैसे विचारधारा को जिता दिया जो कि राजनीति के लिए ठीक नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप मतलब अच्छे हैं, दूध के धुले हैं, और आप क्या कहते हैं, आप बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन मतलब आप बिजनेस करना, एक चोर डाकू की तरह बिजनेस करना नहीं है ना। आप एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि रजिस्टर्ड डाकू की बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इस विचारधारा को, तो फिर आपका क्या विचारधारा है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी विचारधारा है क्या, या आप जो भी दिखा रहे हैं वो क्या किसी स्ट्रेटेजी का पार्ट है? आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, तो आप अभी जो दिखा रहे हैं वो आपका छद्म भेष है। आपकी रियलिटी है क्या? आपकी रियलिटी समझ में नहीं आती। ठीक है, और मिलकर भी मैंने बात किया है, वो ऐसा नहीं लगता कि जो भी बिहार के जो साथी हैं, युवा साथी हैं, वो उनके ऊपर उनको फोकस है कि उसमें से कोई अच्छे लोग निकाल करके और अच्छा काम करें। आज के टाइम में आप एग्जाम्पल के रूप में देख लो, तो पिछले साल 2024 में 23 में शुरू करा था शायद उन्होंने, 2 अक्टूबर को अपनी यात्रा 23 में करा था ना, 22 मुझे डेट नहीं आता, 22 या 23 में करा था। ठीक है, हाँ, उस समय हम बहुत लॉकडाउन में घर पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो इस 3 साल 4 साल में उस व्यक्ति को चंपारण में एक किसान चेहरा, एक कोई ऐसा युवा नहीं मिला जो कि पढ़ा लिखा हो, ऐसा युवा नहीं मिला। और आज के टाइम में एक युवा जो अपने आप पहले से नाम बना चुका है, जो हमारे यूट्यूबर है, क्या नाम है उनका, मनीष कश्यप जी। तो मनीष कश्यप जी एक अपने आप नाम बना चुके हैं, जो बिहार में चंपारण में ही नहीं, एक तरीका से आप देखेंगे एक नाम है। उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा है आपने, आप ये कहते हो कि मैं गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़ूंगा, एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति का हाथ पकड़ूंगा। व्यक्ति एक दल को अभी छोड़ के आया है, उसकी एक फैन फॉलोइंग है, तो ये आप हाथ पकड़ने क्यों करें? कैसे मैं मानूं कि हाँ ये किसी पीछे के व्यक्ति को हाथ पकड़ के उठा रहे हैं? अगर कोई एक ऐसा चेहरा आया होता जिसको देखता नहीं, प्रश्न हो चेहरा, मतलब बिहार की सोच रख रहा होता और बिहार की बेहतरी के लिए सोच रख रहा होता, अगर उसको प्रमोट करके आगे लाए होते तो उनके कहने और करने में फर्क नहीं, लेकिन कहनी और करने की ओर हम बढ़ते हैं। अन्य राजनीतिक पार्टियां प्रशांत किशोर से डरती हैं और कोई भी उनके बारे में टिप्पणी करने से परहेज करता है। इस पर आप क्या बोलेंगे?
ये तो मुझे ये लगता है ना कि जैसे आपने सोच लीजिए आपने चोरी किया हो और पुलिस ने आपको पकड़ लिया और फिर पुलिस आपके पास में फिर कोई पता करने गया तो पुलिस ने रिश्वत ले करके आपको छोड़ दिया। तो इसमें क्या है कि पुलिस ने जिम्मेदारी लेगी नहीं है आपकी चीजों के लिए, अगर कोई और पता करने जाए। तो सेम तरीका से इलीगल तरीका से प्रशांत किशोर ने पार्टियों से पैसा करोड़ों करोड़ में लिया है। मुझे जहाँ तक लगता है, ये कहते हैं कि हमने पार्टियों का हेल्प किया है, तो उस हेल्प के लिए पैसा ये जो लिया है वो इलेक्शन कमीशन को पार्टियां भी नहीं बता सकती कि भाई हमने प्रशांत किशोर को कितना दिया मैनेज करने के लिए, और इतना बलकार खड़ा करा है तो वो भी पैसे से आया है। तो मुझे इसीलिए लगता है कि पार्टियां इनके साथ बात करने में या इनसे बैठने में परहेज करती है कि हमारा पोल पट्टी क्या, क्योंकि लीगल तरीका नहीं है ये सब चीज। जी, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। पीके पुलिस, प्रशांत किशोर पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर काफी सख्ती दिखाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अब इसमें तो आप खुद सोच सकते हैं, आप भी युवा हैं, बिहार से हैं और एक सभ्य घर से आते हैं और सभी युवा हैं। आप ये सोचिए कि ये तो वही काम कर रहे हैं ना जो एक असभ्य व्यक्ति कर रहे हैं। ये भाषा जो है तेजस्वी यादव या अन्य पार्टियों का है, जिनको हम कहते हैं कि ये बिहार में जंगल राज लेके आए, चाहे जो भी इनकी भाषा है, वो कहते हैं कि पुलिस को हम तुम्हें सिखा देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे और हम ऐसा कर देंगे। और प्रशांत किशोर जब कोई रैली लेके निकलते हैं, पुलिस उनके साथ लगती है, तो वो पुलिस को भी गाली देते हैं। मैंने देखा है कई वीडियो में बोलते हैं, अरे तू कहाँ जा रहा है, इधर आ, मेरे को मारेगा, मुझे मार, तू मुझे मारेगा। ये कौन सी बात है? अगर उस पुलिस का तो कौन है? मैंने तेरे जैसे बहुत अधिकारी देखे हैं ऐसे ऐसी भाषा यूज करते हैं, वो बिहारी में बोलने का प्रयास करते हैं, बट वो अभी प्रयास कर रहे हैं बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है। तो उसमें ये बताइए कि वो जो पुलिस है, जो भी सिपाही है या अधिकारी है, तो उसके घर वाले भी देख रहे होंगे, उसके रिलेटिव भी देख रहे होंगे, तो क्या मैसेज आता है समाज में? आप कानून वाले को धमका रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं सरकार में आऊंगा तो बेहतर करूंगा, आप आज ही कानून तोड़ रहे हैं, तो आगे आके आप कौन सा कानून बनाएंगे? ये चिंता की विषय है। मैं अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जब भितियारवा गांधी आश्रम से प्रशांत किशोर जी ने जब तक जन सुराज अभियान चलाया, तब तक आप जैसे या अन्य अनेकों लोग, जो अच्छे लोग जुटे थे, जो समाज में सामाजिक व्यक्ति अपनी एक मूल पहचान रखता था। लेकिन जब जन सुराज अभियान पार्टी बना, तो बहुत से ऐसे अच्छे लोग, या उस समय जब आप लोगों की तलाश थी, उनकी टीम आपको कांटेक्ट करती थी। क्या आपको लगता है कि आज के समय पर जब जन सुराज पार्टी बन गया है, तो अभियान के दौरान बहुत से अच्छे लोग जो पार्टी के साथ थे, जन सुराज अभियान के लोग उन्हें कांटेक्ट करते थे, आज नहीं करते हैं? या पार्टी बनने के बाद उसमें जो लोगों की मिलावट है, वो बहुत बड़ी संख्या में जो है वो गलत प्रवृत्ति के लोग जुटे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? उसी में बहुत सारा अंतर भी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे प्रशांत किशोर जी कहते थे कि समाज के बीच से हम दही की तरह मत के लोगों को निकालेंगे, तो हम मत के नहीं निकाल रहे हैं। जो लोग वैसे हैं किसी पार्टी में उपेक्षित थे, अभी तक पार्टी में कोई वैल्यू नहीं मिल रहा था, वैसे लोग इनके साथ जुड़ गए हैं, या फिर जिनको लगता है कि मुझे राजनीतिक लाभ चाहिए, ऐसा नहीं लगता कि जो ये चाहते हैं कि मुझे सामाजिक बदलाव करना है, बिहार के लिए कुछ सोचना है, ऐसे लोग नहीं दिखते इनके में। तो ये एक बहुत बड़ा कमी है जिसपे हम सभी को ध्यान देना चाहिए, युवाओं को ध्यान देना चाहिए कि दोबारा ठगे ना जाए किसी और तीसरे व्यक्ति के द्वारा। तो ये थे हमारे साथ श्री राजीव राय जी, जो एक प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल्स बोल सकते हैं आप जिन्हें, जो दिल्ली के एमएनसीज में काम करते हैं, और आज तक प्रशांत किशोर जी की हर पॉजिटिविटी आपने सुनी हो। लेकिन शायद अगर कहा जाए कि क्रिटिकली एनालाइज प्रशांत किशोर एंड जन सुराज, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऐसे और आर्टिकल मुझे लगता है कि श्री राजीव राय जी के विचारों के बाद आपको मिल सकता है। तो हमारे साथ अपनी विचारों को उन्होंने साझा किया। आगामी विधानसभा चुनाव में आज हमने ये सिलसिला शुरू किया है, इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे, और जब विधानसभा चुनाव नजदीक होगा फिर से हम आपसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय के हालात क्या हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, आपने हमारी बातें हमारे समक्ष रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू।